मेरे हाथ में आप एक कुछ धारनुमा चीज आपको वहां से नजर आ रही होगी, पर ये इसमें धार नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। और ये इतने सारे हथियार जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में हथियार नहीं है। ये जो पीछे आपको एक चीज नजर आ रही है, इसे सर ने बताया वुशु कहते हैं। तो उसकी मीनिंग भी उनसे जान लेंगे, लेकिन बताना आपको ये था कि यह हथियार आपको हर बार नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ हथियार और उनको चलाने का ढंग, अपनी आत्मरक्षा और लोगों को आत्मरक्षा सिखाना आपको इस दुनिया में, इस पृथ्वी में पहचान दिला सकता है। इस बात से हमें पहली बार अवगत कराया मिस्टर मनोज गुप्ता जी ने, जो अपने नाम के आगे एक शब्द और लगाते थे, जिनके पास बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। ये जो हथियार नुमा चीजें आप देख रहे हैं, ये हथियार नहीं है, ये यंत्र है जो खेलों में यूज होते हैं। उस खेल का नाम वुशु है। वो खेल कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक कैसे आया, नहीं है वो मनोज भैया से जानेंगे। भैया का नाम मनोज गुप्ता है पूरा। भैया बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी फीस के लोगों को शहर में वुशु सिखा रहे हैं और पूरी दुनिया में नाम कर चुके हैं। तो आगे जो भी बातें होंगी मनोज भैया सुनिए। मनोज भैया नमस्कार। नमस्कार। खुशी हुई आपने आज यहाँ आकर हमारे वुशु खेल के विषय में अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक वुशु खेल के बारे में क्या जानकारियां हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं, ये सब बताने की कोशिश करी है। मैं शुरुआत में बताना चाहूंगा, वुशु खेल जो है बेसिकली चाइनीज मार्शल आर्ट है। शुरुआत में वुशु खेल को कुंग-फू नाम से जाना जाता था। कुंग-फू, जी हाँ। मशहूर अभिनेत्री अभिनेता, मशहूर अभिनेता, वो फिल्म भी देखी ना आपने, कुंग-फू मास्टर करके कुछ आती थी। जैकी चैन, ब्रूस ली, ये सभी इसी खेल के खिलाड़ी हैं। अच्छा। कई चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन फिर मूवी की तरफ उनका रुझान आया तो उन्होंने फिल्मों के माध्यम से इस कुंग-फू और वुशु मार्शल आर्ट को जन जन तक पहुंचाया। और शायद उन्हीं की देन है जो आम लोग मार्शल आर्ट से जुड़ सके, इसके लाभ को समझ सके। खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, इंटरनेशनल वुशु संघ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा वुशु खेल को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। इससे सीधा लाभ हमारे खिलाड़ियों को होता है। वुशु खेल की स्पर्धाओं में खेलकर जब वे कोई पदक प्राप्त करते हैं तो उस पदक के एवज में मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार दोनों के ही द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि तथा सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाती है। जबलपुर में वुशु खिलाड़ियों का बड़ा ही अच्छा इतिहास रहा है। हमें खुशी होती है ये बताने में कि मैंने, जैसा भी आपने बताया कि निःशुल्क ट्रेनिंग कराता रहा, मैंने इसी निःशुल्क ट्रेनिंग कराते हुए जबलपुर के लगभग सारे गर्ल्स कॉलेजेस और स्कूल्स में बच्चियों को आत्मरक्षा कर सकें, इसके लिए वुशु ट्रेनिंग निःशुल्क दिया करता था। एक दिन मैंने उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया राइट टाउन स्टेडियम में। उनके साथ सामूहिक रूप से मैंने वुशु खेल का प्रदर्शन कराया। वुशु खेल के साथ साथ योगा और एरोबिक का भी प्रदर्शन कराया। यह कार्यक्रम हमारा लगभग 2.5 घंटे चला। उस प्रदर्शन में जबलपुर के लगभग 600 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। मैंने उन पुलिसकर्मियों को भी वुशु मार्शल आर्ट का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया था। उन्हें प्रशिक्षित करके सारे खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में खड़ा करके जब एक साथ प्रदर्शन कराया तो उस दिन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। एक था योगा में, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। दूसरा था वुशु मार्शल आर्ट में, जो कि चाइना ने, क्योंकि मुझसे ज्यादा संख्या का, मैंने लगभग 15,000 खिलाड़ी खड़े किए थे जिनके द्वारा प्रदर्शन कराया था, लेकिन चाइना ने लगभग 30,000 खिलाड़ियों से पहले गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज करा चुके थे। तो मेरा वुशु का रिकॉर्ड गिनीज बुक में नहीं गया, लेकिन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वुशु के सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या, जो कि जबलपुर के खिलाड़ियों के द्वारा बनाई गई थी, यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ। इसी तरह इन्हीं खिलाड़ियों ने एरोबिक एक्सरसाइज भी किया था। यह रिकॉर्ड भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ। हमारे जबलपुर के वुशु खिलाड़ियों की उपलब्धि यही नहीं रुकती है। इन खिलाड़ियों ने नियमित रूप से मेरे पास प्रशिक्षण प्राप्त किया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा खेले। इनमें से अनेक खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विक्रम, एकलव्य और विश्वामित्र पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इस पुरस्कार के साथ साथ
मध्य प्रदेश शासन खेल और युवक कल्याण विभाग के द्वारा इन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और कैश प्राइज भी दी गई है। वर्तमान में सिर्फ जबलपुर जैसे छोटे से शहर से लगभग 52 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी वुशु खेल के माध्यम से मिल चुकी है। तो जैसा आपने बताया कि यह जो वेपन आप देख रहे हैं, ये कोई खतरनाक वेपन नहीं है, ये एक वुशु मार्शल आर्ट में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। इन वेपन का, इन हथियारों का उपयोग हम जहां अपनी आत्मरक्षा में कर सकते हैं, वहीं इसका प्रदर्शन वुशु खेल के कंपटीशन में करके हम अपना भविष्य भी बना सकते हैं, प्राइज मनी पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। और ऐसा हमारे शहर के बहुत से खिलाड़ियों ने किया है, आज भी कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वुशु खेलने वाले खिलाड़ियों का भविष्य हमारे प्रदेश और हमारे देश में पूर्णतः सुरक्षित है। अच्छा, ये तो वुशु के विषय में जानकारी थी। मैं असल में क्या, हमारी मुलाकात आपसे भी है कि जब हमारे सामने कोई बैठता है, मतलब इंडिया ओलंपिक का ब्लेजर पहन के, और वो बैच वहां पे दिख रहा है मुझे इंटरनेशनली, आपने कहा कि चाइना में आपने जज भी रहे आप, तो ये सारी कहानी तो हमें आपकी कहानी भी, एक्चुअल में हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोगों को बता सकें कि नॉर्मल आदमी बड़ा कैसे बना। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आपने पहली बार वुशु कब खेला, आप मतलब मनोज गुप्ता जी, सर मनोज गुप्ता कैसे हुए, वो पूरी जर्नी हमें बताइए। जैसा कि सभी यह चीज महसूस करते हैं कि सभी अभिभावकों के मन में, भारत के अभिभावकों के मन में खेल को लेकर बहुत सकारात्मक भाव नहीं है। पुरानी कहावत हमारे यहाँ चली जा रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इसी मानसिकता को लेकर हर परिवार के हर परिजन अपने बच्चों को खेल से दूर रख के पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा रहा। कितने भाई बहन थे आप घर में? मैं अकेला भाई हूँ, मेरी 2 बहनें हैं। लेकिन फिर भी उन दिनों लुक छिप कर मैं घर में बोल कर जाता था मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ या और कोई खेल, मैं कुश्ती खेलने अखाड़े में चला जाता था। लेकिन कुश्ती खेलो तो उस समय मिट्टी में कुश्ती होती थी, तो शरीर पे मिट्टी लग जाती थी, तो घर में आते तो पकड़े जाते। तो हम फिर वहीं पर कहीं मेडिकल हॉस्टल की टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहता था, तो उसके नीचे खड़े होकर नहा के साफ होके घर आते थे, जिससे घर वालों को ये ना पता चले मैं कुछ खेल कर आ रहा हूँ। तो इस तरह से लुक छिप कर हमने अपना स्पोर्ट्स का जीवन चालू रखा। इस बीच में कई मार्शल आर्ट हमने सीखे, देखा, समझा, जिसमें शुरुआत मेरी रेसलिंग से हुई है। इसके बाद मैंने कराटे स्टार्ट किया। कराटे में मेरा ब्लैक बेल्ट 4 डॉन तक है। फिर मैंने ज्यादा अच्छी किकिंग मुझे ताइक्वांडो की लगती थी, तो ताइक्वांडो भी मैंने सीखा। ग्रिपिंग, थ्रोइंग, लॉकिंग, चोकिंग, ये सारी टेक्निक्स जूडो खेल में थी। मैंने जूडो भी सीखा, उसका मैं नेशनल जज हूँ, और जूडो खेल में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। और बेहतर मार्शल आर्ट की तलाश थी, जो हम मूवी में देखा करते थे कि जैकी चैन सारे वेपन चला रहे हैं। तो संयोग से एक बार मैं एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखने दिल्ली गया हुआ था। वहां मैंने देखा तालकटोरा स्टेडियम में वुशु खेल का कंपटीशन चल रहा था। मैंने वहां देखा कि ये सारे वेपन खिलाड़ी लोग बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और साथ ही साथ सारी मार्शल आर्ट का प्रयोग अपने परफॉर्मेंस में कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि यही एक मार्शल आर्ट है जो कंप्लीट मार्शल आर्ट मुझे समझ में आ रहा है। फिर मैंने इसका जो भारतीय वुशु संघ नामक राष्ट्रीय खेल संघ है, उनसे संपर्क किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ये मार्शल आर्ट कर चुका हूँ, मुझे मध्य प्रदेश में वुशु खेल को प्रमोट करना है। उन्होंने फिर हमें मान्यता पत्र दिया, इसकी ट्रेनिंग कराई, जजिंग कोर्स कराया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पटियाला भारतीय खेल प्राधिकरण में वुशु खेल का ट्रेनिंग का कोर्स कराती है, उसका कोर्स ही मैंने किया। अंतर्राष्ट्रीय वुशु संघ द्वारा चाइना में संपूर्ण विश्व के बेहतर कोचों को बुला के और अच्छे से प्रशिक्षण दे सकें, बेस्ट कोच बना सकें, उसके कैंप लगाए जाते हैं। उस कोर्स को भी मैंने किया हूँ, उसका भी सर्टिफिकेशन मैंने पास किया हूँ। जब ये सारे जगहों से मैंने अधिकृत रूप से ट्रेनिंग ले लिया, उसके आधार पर मैंने जबलपुर और मध्य प्रदेश में वुशु खेल को प्रचारित प्रसारित करना आरंभ किया, प्रशिक्षण देना आरंभ किया। और उसी का नतीजा है कि आज नेशनल गेम्स में सारे खेलों की तुलना में
हमारे वुशु खेल के खिलाड़ी मध्य प्रदेश को सर्वाधिक पदक दिलाकर गौरवान्वित करते हैं। तो वुशु में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश का है या और स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं? वुशु खेल में दो अलग अलग भाग हैं। एक भाग है ये तलवारों वाला, ये भाला, ये भी वेपन है, ये डंडे हैं, ये तलवार है, ये एक नंदाओ तलवार है, ये चौड़ी तलवार होती है। इसका कंपटीशन अलग होता है। ये डुअल स्वॉर्ड है, ये और ये दोनों तलवार मिला के एक साथ सेल्फ डिफेंस का परफॉर्मेंस किया जाता है। अच्छा, इन दोनों तलवारों जी को हाँ। मिलाकर। ये डबल दाओशू, श्वांग दाओ, दाओशू, श्वांग दाओ, स्वांग दाओ। चाइनीज में कहते हैं हम इसको श्वांग दाओ। हाँ। ये डबल स्वॉर्ड है। इसको एक साथ दोनों हाथ में एक एक स्वॉर्ड पकड़कर चलाने का परफॉर्मेंस किया जाता है। ये दोनों हाथ में एक तलवार पकड़ के। हाँ जी हाँ। तो ये एक पार्ट हुआ खेल का। इसका ड्यूरेशन होता है लगभग 1 मिनट 20 सेकेंड। मात्र इतने ही देर में आपको परफॉर्मेंस दिखाना होता है। उसमें जो खिलाड़ी बेहतर स्पीड, पावर, बैलेंस से करता है उसको स्कोरिंग बेहतर मिलती है, वो गोल्ड मेडल प्राप्त करता है। जो खिलाड़ी कम परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाता है उससे कम। दूसरा पार्ट होता है हमारा फाइटिंग वाला, जिसमें किक, पंच, थ्रो किया जाता है। अगर हम आज देखें कि भारत के किन प्रदेश में कौन सा आर्ट ज्यादा फेमस है, तो हम देख रहे हैं कि मणिपुर के खिलाड़ी, ये जो तलवार वाले पार्ट हैं, इनके बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वहीं फाइटिंग वाले आर्ट में जब हम आते हैं तो हरियाणा बेहतर कर रहा है। फाइटिंग, वुशु में फाइटिंग भी आती है? फाइटिंग भी आती है, जिसमें किक, पंच, थ्रो, पुशिंग, मतलब सूमो रेसलिंग का जो पुशिंग, हाँ, किक, पंच और थ्रो मतलब पटक देना, इसके साथ धक्का देना। तो सूमो रेसलिंग में जो पुशिंग किया जाता है वो भी है। वुशु खेल के इस फाइटिंग वाले पार्ट को 1.5 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 8 x 8 मीटर होती है। उसके बाहर सेफ्टी एरिया 2 मीटर का लगा होता है, जिससे जब हम किसी को धक्का देकर बाहर करें तो जमीन पे गिरने से चोट ना आ जाए। तो इस पार्ट के खिलाड़ी जो हरियाणा के बेहतर है। वहीं हम ये वाला पार्ट देखें वेपन्स वाला, तो मणिपुर के बेहतर है। ये कौन सा वेपन? ये समुराई वेपन है। समुराई। ओपन करके देखिए। इसे किस चीज में खेला जाता है? ये भी एक स्वॉर्ड का ही एक तरीका है, प्रारूप है। इसको भी इसी खेल में हम लोग खेलते हैं। ये सारे इतने सारे वेपन आपके पास इकट्ठे कहाँ से हुए, कहाँ से लाए आप? ये हम चाइना ही जब जाते हैं कंपटीशन में वहीं से लेकर आते हैं। अच्छा, अभी तक कितनी कंट्रीज में विजिट कर चुके हैं आप इस खेल को लेकर? चाइना में 3 बार कंपटीशन किया हूँ। मॉस्को में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ उसमें 2 बार खेला हूँ, रशिया में। और उन दोनों ही बार के टूर्नामेंट में मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया हूँ। संपूर्ण विश्व के अनेक देशों से बेहतर खिलाड़ियों ने वहां हिस्सा लिया। भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने हिस्सा लिया और मैंने उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया। रशिया में ही एक बार के कंपटीशन में मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने, हम तीनों ने ही अपने अपने आयु वर्ग में संपूर्ण विश्व के खिलाड़ियों को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आपके बेटे भी खेलते हैं? मेरा बेटा मध्य प्रदेश शासन से एकलव्य अवार्डी है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या नाम उनका? दिव्यांश मनोज गुप्ता। ठीक है। वर्तमान में वह नेशनल जजिंग कोर्स अटेंड करने भारतीय वुशु संघ के पास बड़ोदरा गए हुए हैं। वो सेमिनार करके लौटेंगे तो वो नेशनल जज हो जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ के फिर जो स्टेट लेवल के जजेस हैं हम उनको भी उनसे प्रशिक्षण करवाएंगे, तो उनमें भी जजिंग करने की कैपेसिटी डेवलप होगी। क्योंकि एक अच्छे कोच को एक अच्छा निर्णायक भी होना चाहिए, जहां हमें पता रहेगा कि किन कमियों के कारण हमारे अंक कट रहे हैं, तो हम एज ए कोच अपने खिलाड़ियों को वो कमियों से बेहतर अवगत करा सकते हैं। इसीलिए जजिंग का कोर्स भी करना सभी को आवश्यक। मैं खुद इंटरनेशनल जज हूँ, इंटरनेशनल कोच भी हूँ। ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो वुशु खेल के नेशनल कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं उसमें मैं जजिंग करता हूँ। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी वुशु शामिल है, स्कूल गेम्स में भी वुशु खेल शामिल है। स्कूल गेम्स के लिए मैं संपूर्ण भारत का मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ। सबसे पहले भारत के स्कूलों में वुशु खेल शामिल कराने के लिए जो बुकलेट दी जाती है, जिसमें नियम कानून सारे लिखे जाते हैं, वह बुकलेट भी मैंने ही लिखकर
स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया था और रिक्वेस्ट किया था कि इस खेल को आप शामिल करें। उन्होंने शामिल किया और आज बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे बोला कि देखिए जीवन तो अर्थ से चलता है, कपड़े खरीदना हो, खाना खाना हो, तो पैसे लगते ही हैं, पैसे के बिना सब बेकार है। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होते। तो आप जब ये फ्री शिक्षा दे रहे हैं, आप जब ये फ्री में सिखा रहे हैं, तो सरवाइव कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, आपके बेटे भी नेशनल खेल रहे हैं। हाँ, बिटिया के बारे में आपने नहीं बताया, तो वो भी बताइएगा। बिटिया भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है वो भी। कितने वर्ष की है वो भी? वो अभी मात्र 15 वर्ष की है। अच्छा। अभी आने वाले समय में उनको भी एकलव्य अवार्ड के चांस है। अच्छा जी। अब आपके उस सवाल पर आते हैं कि अगर निःशुल्क हम नाम सिखाएंगे। ले दीजिए एक बार हाँ, बेटी का। बिटिया का नाम मेरी कृष्णिका गुप्ता है। कृष्णिका गुप्ता। और बेटे जो थे? बेटे का नाम है दिव्यांश मनोज गुप्ता। दिव्यांश मनोज। दोनों ही इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। जी। ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक ही घर में तीन तीन इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी एक ही टूर्नामेंट के हों। और सेम कंट्री में एक साथ खड़े होके हाँ। तो कई लोग इससे मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं कि इस एज में भी, मेरी 57 ईयर एज है, तो लोगों को, मैं इस एज में लोग पूछते हैं कि क्यों खेलते हो, क्या इसके मेडल से मुझे नौकरी करना है? तो मेरा कहना, नौकरी नहीं करना है, लेकिन मुझे दुख होता है ये देख के कि जिन यंग खिलाड़ियों ने इस खेल से वो सीख कर नौकरी पाई है, अभी उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष है और उन्होंने खेलना छोड़ दिया। उनसे बोलो क्यों नहीं नौकरी मिली और खेलना बंद कर दिया। ये ड्रॉबैक है हमारे प्रदेश के स्पोर्ट्स कल्चर को समझने का। मुझे दुख होता है कि क्या इनका उद्देश्य खेल में जुड़ने का केवल नौकरी पाना था? मैं फिर इस एज में खेल के और इतना व्यस्त रहने के बावजूद खेल के उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि तुमसे ज्यादा बिजी मैं हूँ, तुमसे ज्यादा अनफिट अकॉर्डिंग टू एज मैं होता जा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। हाँ, और देश को मेडल भी दिला रहा हूँ। और आप रोज जाते हैं और मुझे नौकरी भी नहीं करना है। मतलब एक स्पोर्ट्स लवर एक्चुअल क्या होता है, मैं वह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो हो नौकरी पाके बैठ गए, अपॉर्चुनिस्ट हो। डेफिनेटली आपने इस खेल का फायदा उठाया, नौकरी पाई और सेम डे से आपने खेलना छोड़ दिया, तो दुख होता है, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी नौकरी पाते ही खत्म हो रहा है। मैं प्रदेश शासन और देश के शासन से ये निवेदन करूंगा कि खिलाड़ियों को खेल कोटे से अगर नौकरी देते हैं तो उनके साथ कुछ बंदिशें भी लगाएं कि इतने वर्ष तक आपको खेल कर हमारे प्रदेश को पदक दिलाकर या देश को पदक दिलाकर गौरवान्वित करना आवश्यक है। और आप जिस विभाग में, आप उस विभाग के लिए खेलिए। हाँ, लेकिन आप खेलिए। खेले। हाँ। और दूसरा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा मेरा कि मध्य प्रदेश शासन जो अवार्डियों को नौकरी देती है, अगर वो स्कूल शिक्षा विभाग में नौकरी दे दे अथवा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दे, स्कूल में उनको खिलाड़ी बहुत मिल जाएंगे, बहुत उनको बढ़िया। प्रशिक्षित करेंगे, बहुत अच्छा कई खिलाड़ी बन जाएंगे। खेल विभाग में देंगे तो उनको खेलने का, खिलाने का, प्रशिक्षण देने का अवसर मिलेगा। लेकिन अन्य कई विभागों में नौकरी मिल जाता है जहाँ स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो वो खिलाड़ी के लिए तो अच्छा हो गया, उसको नौकरी मिल गई, लेकिन हमने उस खिलाड़ी से हमारे प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों को जो लाभ मिलना था वो रास्ता खत्म कर दिया। मैं अकेला कब तक सिखाता रहूंगा? सीधी सी बात है, आज आप 60 साल में ये हिम्मत कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इस एज में तो आदमी मतलब पेट फुला के बैठा होता है किसी कुर्सी में। लेकिन आप जितने फिट नजर आ रहे हैं, मैं पहले भी आपसे मिला हूँ, वो एक अलग जुनून है जिंदगी जीने का। अब दूसरे बात पर आपके आता हूँ कि फिर आप अपना परिवार पालने के लिए अर्निंग का सोर्स क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ही मैंने थोड़ा पावर गेम ही चुना हो। मैंने सिक्योरिटी एजेंसी खोला, उसका नाम लिखा रैंसी सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 26 वर्ष पुरानी मेरी ये संस्था है और इसके माध्यम से सैकड़ों लोग मेरे पास रोजगार पाए हुए हैं। जरूरतमंदों को मैं सुरक्षा गार्ड, बाउंसर, गनमैन सारे उपलब्ध कराता हूँ। किसी को कोई थ्रेट मिलती है तो उसको प्रोटेक्शन देता हूँ अपने गनमैन और बाउंसर भेजकर। कोई इवेंट होता है, कोई फिल्म स्टार आते हैं अपने जबलपुर में, तो इवेंट के लिए क्राउड मैनेजमेंट करना होता है, उनकी प्रोटेक्शन करना रहता है स्टार्स की, उसमें भी मैं अपने बाउंसर्स, गनमैन ये सब देता हूँ। तो इसमें मेरे वुशु मार्शल आर्ट के भी कई खिलाड़ियों को रोजगार मिला हुआ है, बाहर के भी बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो ये है मेरा एक बिजनेस है जिसके माध्यम से मैं सेवा भी कर रहा हूँ और इसी से अर्निंग भी है। इसके ही पैसे से मैं अपना स्पोर्ट्स भी चला रहा हूँ, बच्चे भी सीख रहे हैं, जीवन भी चल रहा है। तो ये रैंसी शब्द का मतलब क्या होता है? आपने रैंसी आपके सर्टिफिकेट में भी देखा, हमने रैंसी लिखा है।
आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स में हमने देखा कि रेंसी शब्द जुड़ा हुआ है, क्या है? रेंशी मतलब जापानीज वर्ड होता है। ये एक पॉलिश एक्सपर्ट मास्टर को टाइटल दिया जाता है रेंशी का, जो कि ब्लैक बेल्ट 4th डिग्री मास्टर को दिया जाता है। जब मैं कराटे खेलता था उस वक्त ब्लैक बेल्ट 4th डिग्री मुझे प्राप्त हुआ था, तब मुझे टाइटल मिला रेंशी। मैं बड़ा रोमांचित हुआ, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी टाइटल है, पावरफुल है। उसी समय मैंने अपना ये बिजनेस भी स्टार्ट किया था, एक जिम भी स्टार्ट किया था, तो सब मैंने रेंशी नाम से ही स्टार्ट किया। तो अभी उस नाम का उपयोग करते हैं या छोड़ दिया? अब वो टाइटल नहीं लगाता हूँ क्योंकि वो कराटे का खेल का शब्द था, कराटे के मास्टर को बोला जाता था। अब मैं पूर्णतः वुशु खेल का मास्टरी कर रहा हूँ, इसी का प्रशिक्षण दे रहा हूँ, तो केवल मैं मनोज गुप्ता ही लिखता हूँ। अच्छा, ये मिनिमम कितने साल से खेलना शुरू कर देते हैं बच्चे? 6 वर्ष की आयु से खेलना आरंभ कर देना चाहिए, अच्छा। जिससे बेसिक ट्रेनिंग लेने में कम से कम 1 वर्ष लगता है। और 8 वर्ष की उम्र से जो नियमावली है उसके अनुसार नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मैक्सिमम एज जो होती है नेशनल टूर्नामेंट की वो होती है 45 वर्ष। लेकिन जो तलवार चलाने वाले पार्ट हैं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये किसी भी एज में के लोग खेल सकते हैं। मैं इसी खेल का खिलाड़ी हूँ। फाइटिंग वाला जो पार्ट है वो 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों को खेलना प्रतिबंधित है, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। अभी तक आप कितने लोगों को शिक्षित कर चुके हैं इस खेल में? मेरे द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए खिलाड़ियों की संख्या का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि गिनीज बुक में, लिम्का बुक में दर्ज है। अगर मैं मोटा मोटा जोड़ के चलूं तो मुझे लगता है करीब 1.5 से 2 लाख खिलाड़ी 1.5 से 2 लाख खिलाड़ियों को खिला चुके हैं। इकट्ठे एक ही साथ में एक ही समय में तो 15,000 लोगों को हाँ, सिखाता है। ऐसा हर साल चलता है, हम्म। हर साल 15-15 हजार लोग। और मेरा स्पोर्ट्स कैरियर मैंने सिखाना आरंभ कर दिया था 87 से। अच्छा, सन 87 से सिखाना। मतलब 35 36 37 सालों में। हाँ। अच्छा, ये बताइए अब आप। मेरे पास सबसे मजेदार बात यह है, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी मम्मियों को भी मैंने सिखाया हूँ। अब वो आके ग्राउंड में अपने बच्चों को लेके आती हैं, सर हमने आपसे सीखा था फलाने स्कूल में, अब ये मेरी बिटिया को सिखाइए। अब दूसरी या तीसरी पीढ़ी भी आ रही है मेरे पास, मेरे वही ही मैं कह सिखा। रहा हूँ, आपसे मिलके आपकी उम्र का पता नहीं चल रहा। तो आप क्या फेयर लवली ज्यादा लगाते हैं, या गिलोय खाते हैं, या एलोवेरा का पानी पीते हैं? क्या है, इतना ग्लो कैसे, फिट कैसे हैं आप इतने? ये क्योंकि आपका आजकल अच्छा 30 35 की एज में ही लोग जो है बिल्कुल फैल चुके हैं। ये आप इतने फिट कैसे? ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियां तो सबको आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अछूता नहीं है जिसको परेशानी ना हो, भविष्य की चिंता ना हो, पैसे कमाने की चिंता ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, विशेषकर मुझे लगता है मार्शल आर्ट में रहते हैं, उनमें फाइट करने का जुनून रहता है। जैसे रिंग में, वैसे ही सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। अगर आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आई है, आर्थिक विपत्ति हो चाहे सामाजिक हो या किसी भी प्रकार की हो, तो आप अंदर से टूट नहीं पाते हैं, फाइट करते हैं, सरवाइव करते हैं और निकल के भी बाहर आ जाते हैं। शायद यही वजह होगी कि सारी परेशानियों का असर नहीं दिखता होगा। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, कि केवल मेडल या लड़ने के लिए, किसी को मुक्का मारने के लिए मार्शल आर्ट सीखने का उद्देश्य तो बहुत छोटा उद्देश्य है, क्योंकि आपकी अकेले की जीवन बहुत लंबा समय होता है। वो जीने के लिए आपको उस दुनिया की सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और सामना करने के लिए आपका हौसला मजबूत होना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मार्शल आर्ट एक आवश्यक है। आप अगर जैसे कहते हैं ना कि अभी आपके सामने भगवान आके खड़े हो जाए और आपसे पूछे कि यार मनोज, अब कुछ आखिरी ऐसा बता दो जो दुनिया तुमने 55 साल की एज में सीखा है, तो आप क्या बताओगे कि जो तुम मतलब आपके जीवन का मूल हो, एकदम ये जमा पूंजी जो विचार हो आपके? यही विचार जो मैंने बताया, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट का ही लवर हूँ, इसी में जीवन जिया हूँ, और मैंने इससे जो व्यक्तिगत जीवन में फायदा पाया हूँ, जो लोगों को दिखता है वो फायदा बहुत कम एज का होता है, कम वर्षों का होता है। वो फायदा क्या, मेडल, मेडल के एवज में प्राइज मनी, प्राइज मनी के एवज में नौकरी। वो मुश्किल से 18 वर्ष से स्टार्ट होके 25 वर्ष तक, मतलब 8-10 वर्षों की चमक उसकी रहती। इसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है, पावर भी कम होता है, बीमारियां आने लगती हैं।
जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं आपके परिवार की भी, समाज की भी, खुद की भी। उस समय आप अपने आप को सरवाइव कैसे करते हो, अपना मानसिक स्थिति कैसे नियंत्रित रखते हो, इसके लिए सभी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में डेडिकेटेड होना चाहिए, जिससे आप फिजिकली स्ट्रांग बस नहीं होंगे बल्कि मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में अवश्य शामिल हो। उससे छोटे फायदे मतलब मेडल और प्राइज मनी को छोड़ें, आप कंटिन्यू लगे रहें। एक एज आने के बाद आपको समझ में आएगा कि जब घुटनों में दर्द होते हैं या कमर में दर्द होता है, तो बहुत सारा पैसा भी आपके पास रखा है लेकिन आप चलने में सक्षम नहीं है, कुछ अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, जबकि आपके पास पैसा बहुत है, साधन आपके पास बहुत है, लेकिन आपका लंच बॉक्स हम देखते हैं तो केवल एक रोटी और एक हरी सब्जी होती है, इससे ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है। तो शरीर वीक हो गया, पैसा बहुत है, तो उस समय हमें लगता है कि नहीं यार, शरीर पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ बेहतर है। तो यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ें, बिल्कुल इसका मतलब मारपीट का साधन ना समझें, ये आपकी जिंदगी जीने का एक रास्ता बताती है। अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें और मिलना चाहें तो कहाँ आकर मिल सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं बच्चे? जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां जिला खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारी का कार्यालय भी है, मैं वहीं पर बच्चों को नियमित रूप से शाम 5 से 7 बजे तक वुशु खेल का प्रशिक्षण देता हूँ। और फिर जिन बच्चों को आप सिखाते हैं, आप ही उनको रास्ता बताते हैं कि वो नेशनल खेलने कैसे जा सकते हैं? न सिर्फ रास्ता बताते हैं, लेके भी जाते हैं, क्योंकि बच्चों को करेज नहीं होता है। यदि हम किसी जूनियर को छोड़ दें उन पर कि आप लेके जाओ, हो सकता है ज्यादा अच्छे से ध्यान ना दे पाए, क्योंकि कंपटीशन के दौरान भी हमें अपने खिलाड़ी के साथ खड़े रहकर उसके परफॉर्मेंस के दौरान ये देखना होता है कि जो उनको स्कोरिंग करने वाले जज हैं उनसे कोई अनजाने में गलती ना हो जाए, उनको अंक देने के लिए। तो हमें बराबर खिलाड़ियों के साथ पीछे खड़ा होना पड़ता है, उनके परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, परफॉर्मेंस होने के पहले तक उनको पूरा कंट्रोल में रखना पड़ता है। कहीं वो बिना चप्पल के घूम रहे हो, कुछ कांटा आटा लग जाए तो परफॉर्मेंस देने, शाम को उन्होंने आइसक्रीम खा लिया, गला पकड़ लिया, ये सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। तो परफॉर्मेंस के समय बिल्कुल कंट्रोल करके रखना पड़ता है। ये एक छोटा काम नहीं होता है, ये एक लंबी साधना है। किसी खिलाड़ी को बड़ा करके उसको स्थापित कर पाना, ये वैसा ही है जैसे किसी छोटे पेड़ को हम लगाते हैं, कई वर्षों तक उसे खाद पानी बस नहीं देते हैं, बल्कि भेड़ बकरियों को चरने से ही बचाते हैं। ये हमारे भेड़ बकरी कौन है आज के समय में? हमारे खिलाड़ियों के लिए मोबाइल, उनके दोस्त, वो दोस्त जो इसको स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं, राइट। वो उनको मिसगाइड करेंगे, मिसगाइड, मोबाइल मिसगाइड करेगा, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, और फिर हमारे बच्चों का ध्यान धीरे से भटकेगा, ट्रैक से हटेंगे। तो हमें ऐसे भेड़ बकरियों से भी अपने खिलाड़ी को बचाना पड़ता है। मतलब वो 1.5 लाख बच्चे सिर्फ समाज के बच्चे नहीं थे, उनको अपने बच्चों की तरह आपने ट्रेन किया, हाँ, वैसा ही होता है। बड़ा किया, सिखाया, और आगे भी आप सिखाते रहिए। अभी आपने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम पर है? एक रिकॉर्ड मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, जो कि योगा में था। योगा में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा ही है। मेरे ही रिकॉर्ड को फिर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कई संख्या बढ़ाकर उन्होंने तोड़ा है, और अभी भी वो लगभग हर साल अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। तो पहला रिकॉर्ड मेरा उन्होंने तोड़ा है। अच्छा। हाँ। क्या बात। तो किसी से सुना था ना कि भाई दुश्मनी और दोस्ती अपने से बड़े लोगों से करो। तो मतलब आपके रिकॉर्ड को, जबलपुर में बैठे हुए किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड को मोदी जी तोड़ रहे हैं, बड़ी बात है। उसके अलावा भी आपके पास और बहुत सारे, उसके अलावा कई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है। अनेक टीवी शोज में, इंडिया गॉट टैलेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, शाबाश इंडिया, और भी बहुत सारे टीवी शोज में हमारे शहर के खिलाड़ियों के वुशु खेल के टैलेंट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिए हैं। हमारे खिलाड़ी जाते हैं मुंबई शूटिंग के लिए, एक्सपोजर भी मिलता है। कुछ खिलाड़ी हमारे फाइट डायरेक्शन में भी चले गए हैं। अच्छा। हाँ, मुंबई की फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में फाइट डायरेक्शन भी कर रहे हैं। ओके, जबलपुर से? जबलपुर से। ग्रेट। तो ठीक है, तो मुलाकात देखिए आगे भी जारी रहेगी। मनोज भैया ने आज जितना समय दिया, थोड़ा टाइम की पाबंदी है आज, इनको शायद कहीं निकलना है, तो हम थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं। आगे हम और बात करेंगे जिन बातों में हम मनोज भैया की पर्सनल लाइफ के बारे में आज बहुत सारी बातें नहीं कर पाए हैं, फ्यूचर में करेंगे। बचपन कैसा था, चीजें कैसी थी, आज पूरी जानकारी वुशु की थी। वुशु के अलावा भी बहुत सारे गेम मनोज भैया जानते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं तो रानीताल स्टेडियम में शाम 5 से 7 बजे के बीच में मनोज भैया आपको मिल जाएंगे।
बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व है, मैं पहले भी मिला हूँ, आज भी मिला हूँ, तो आप मिल सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, खेल जो है वो आपकी आत्मरक्षा के लिए है, लोगों को मारने के लिए नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। और शायद आप सब समझदार हैं, तो प्लीज वुशु पे ध्यान दीजिए, कुछ नया है, सीखने जैसा है। मैं हूँ देव सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं किससे विद सिद्धार्थ। कैमरे के इस तरफ मैं हूँ, उस तरफ उपांशु श्रीवास्तव है। देखते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।